तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। बट आदि भैया, वीना ने उन्हें फिर रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वीना, डोंट वरी, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, आदित्य ने वीना को समझाते हुए कहा। और वे लोग उन घरों की तरफ देखते हुए आगे बढ़े, इस उम्मीद में कि वहाँ शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। पर क्या वाकई वो मदद की आस लिए सही जगह पर आए थे, या फिर वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर वहाँ उन्हें कोई इंसान तो क्या, एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, पर कुछ घरों के बाहर मवेशी जरूर बंधे हुए थे, और सिर्फ यही वजह थी कि उन लोगों को वहाँ डर के बजाय मदद की उम्मीद थी। पर वीना, अब तक उसने जो कुछ देखा सुना था, इससे उसे यहाँ पर इस जगह का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर अपने शक को जाहिर कर लेने के बाद भी उसके भाई बहन उसकी चेतावनी को अनसुना करके यहाँ आ गए थे। वीना के मन का भय उसके व्यवहार में भी झलक रहा था। वो हर एक कदम फूंक फूंक कर चल रही थी। वो चल आगे रही थी, पर उसकी नज़रें चारों दिशाओं में घूम रही थी। एक हल्की सी आहट भी उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। वाकई उस जगह का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। दूर जंगल से आने वाली सियारों की आवाज़ गूंज रही थी वहाँ, जो उस वातावरण को और भी ज़्यादा भयावह बना रही थी। उस पर उल्लुओं के बोलने की आवाज़, जंगल से आने वाली ये भयानक आवाज़ें, और वहाँ उस गांव में चीर शांति भरा माहौल, ये सब वाकई एक खौफनाक हकीकत के रूप में उन लोगों के सामने था। अरे यार आदि भैया, पूरा गांव घूम लिया हमने, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे सबके सब सो गए, मानो मर ही चुके हों, खींचते हुए विकास बोला। विकास इज़ राइट भैया, यहाँ तो ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे यहाँ सदियों से कोई रहता ही ना हो। समीर ने उनकी बात में सहमति जताते हुए कहा। तब उनकी बात सुनकर सोनल को भी वहाँ का माहौल अजीब सा लगा, और उसने भी उन दोनों की बात में अपनी बात मिलाते हुए कहा, आई थिंक आदि, वीना और ये दोनों ठीक कह रहे हैं। अब तो मुझे भी इस जगह पर मनहूसियत सी महसूस हो रही है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है शायद। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो गलत हुआ है यहाँ। और ये अजीब सी जलने की बदबू, कुछ ठीक नहीं है यहाँ आदि। बेचैन होते हुए उसने अपनी बात कही। यह सोनल दी, पता नहीं ये जलने की बदबू अचानक कहाँ से आनी शुरू हो गई। छी, कितनी गंदी बदबू है, नाक से कोड़ते हुए नेहा बोली। सो व्हाट सोनल दी, अब हम क्या करें? क्या आपको लगता है कि हमें लौट जाना चाहिए यहाँ से? आदित्य ने सोनल से पूछा। हाँ आदि, यहाँ से हमारा लौट जाना ही ठीक होगा, इससे पहले कि यहाँ कोई नई मुसीबत आए, सोनल ने कहा। ओके दी, लेट्स बैक गाइस, आदित्य ने कहा। और वे लोग वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, सामने एक घर का दरवाज़ा खुला। दरवाजे को खुलते देखकर वे लोग थोड़ा घबराए, पर फिर भी उनके दिल में आशा की एक छोटी सी किरण की रोशनी हुई। उनकी आंखें भय और उत्सुकता से भरी नज़रों से उस दरवाजे पर टिकी हुई थी। उन्हें इंतजार था उस शख्स का जो उस दरवाजे से बाहर आने वाला था। अंततः उनकी उत्सुकता शांत हुई। उस दरवाजे से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। उसने घुटनों तक आने वाली एक घाघरा पहना हुआ था। चोली की जगह एक लंबा सा मोटा कपड़ा लपेटा हुआ था, और उस पर एक पतली सी ओढ़नी साड़ी की तरह बदन पर लपेटी हुई थी। उसने कौड़ियों, हड्डियों और पत्थरों से बने हुए कुछ गहने भी पहने हुए थे। विकास और समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। इसी की बदौलत वे लोग उस घुप अंधेरे में भी उस औरत की वेशभूषा को आसानी से देख पाए थे। लेकिन उस औरत को देखने के बाद उन लोगों के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उस औरत ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे और जिस तरह की उसकी वेशभूषा थी, उसे देखकर तो वो उन्हें बाबा आदम के ज़माने से भी पुरानी लग रही थी। आजकल तो गांव के लोग और आदिवासी लोग कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता। फिर ये औरत,
ये सवाल उन सभी के मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ी। उसका चेहरा और बदन पूरी तरह से जला हुआ कोयले जैसा काला और भयानक लग रहा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर वीणा चीखी, भागो सब यहाँ से, भागो। जैसे ही वीणा की वो चीख उनके कानों में पड़ी, वे सब वहाँ से तेज़ी से भाग निकले। पर भाग कर जाते कहाँ, मूसल में सिर जो दे मारा था। अभी तक तो वो बस खौफ की उन वादियों में ही गोते खा रहे थे, पर अब तो साक्षात भूतों के गांव में आ पहुँचे थे। ये गांव वही था जो 1857 की उस रात हमेशा के लिए वीरान हो गया था। एक सनकी और क्रूर जनरल की हैवानियत की भेंट चढ़ गया था। अब तक जहाँ सन्नाटा था, अब वहाँ चारों ओर चित्कार मची हुई थी। रोने चीखने की दर्दनाक आवाज़ें उन लोगों के कानों में गूंज रही थी। ये क्या था, उन लोगों की समझ से परे था। आज तक बस किस्से कहानियों में जिन भूतों के बारे में सुनकर रोमांच पैदा हो जाता था सबके जहन में, आज उनसे सीधे रूबरू होकर उन लोगों की जान सूख रही थी। ओह गॉड, अब हम क्या करें? हम फंस चुके हैं पूरी तरह से। वी आर कैप्चर्ड इन ए हॉन्टेड प्लेस। आदि रोते हुए सोनल बोली। उसे रोता देखकर नेहा भी घबरा कर रो पड़ी। अब तो विकास और समीर की आंखों में भी मारे डर के आंसू आ गए थे। सबको अपनी भूल का एहसास हो गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि वीणा की बात ना मानकर उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गाइस। वीणा ने हमें चिताया था, पर हमने इसकी बात को ना मानकर अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मुझे लगता है ये वही गांव है जिसके बारे में हमने नेट पे पढ़ा था, आदित्य ने पछतावे भरे अंदाज में कहा। और वो आगे बोला, वी आर वेरी सॉरी वीणा, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मान लेते तो शायद इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। कहते हुए उसने अपनी बात ख़त्म की। जो हो चुका अब उसके बारे में मत सोचिए भैया। फ़िलहाल तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम यहाँ से सेफली बच के कैसे निकले। वीणा ने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहा। वीणा दीज राइट भैया, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वो भी जल्दी, वरना खून की प्यासी ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं जाने देंगी यहाँ से। घबराई हुई लड़खड़ाती आवाज़ में विकास ने कहा। आदित्य ने सबको संभालते हुए वहाँ से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। उसने सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और एक साथ चलें, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई ना तो पीछे मुड़ेगा और ना ही कोई रुकेगा। सब आदित्य के निर्देशों को फॉलो करते हुए मारे डर के तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अब आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।